नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश कंज्यूमर इज किंग में, जहां आज हम बात करने वाले हैं किलर कफ सिरप के बारे में। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के इस्तेमाल से बच्चों की मौत के मामलों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप से अब तक 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 16 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है। जैसे ही कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबर सामने आई है, वैसे ही अन्य राज्य भी अलर्ट हो चुके हैं। यूपी, महाराष्ट्र, केरल समेत कई राज्यों में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार की तुरंत एक्शन मोड में नजर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कफ सिरप से मौत के मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की है। मीटिंग में तय हुआ कि 19 दवा कंपनियों की विशेष जांच होगी, निगरानी बढ़ाई जाएगी और राज्यों के बीच जानकारी का आदान प्रदान मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में अब बड़े सवाल उठते हैं, क्या ह्यूमन वैल्यू की कोई कीमत ही यहाँ पर कोई कीमत ही नहीं है इंसान के जान की? कफ सिरप से 19 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार ने देर की और क्या अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं? अगला सवाल यह है कि क्या हमारी दवा कंपनियां बच्चों की सुरक्षा को नजरअंदाज करती हैं? बच्चों की जान दोबारा न जाए, इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? और साथ ही क्या अब बच्चों को कफ सिरप देना सुरक्षित है? और साथ ही एक सवाल यह भी है, क्या यह नेग्लिजेंस का मामला नहीं है, सिर्फ एफआईआर से काम हो जाएगा? क्या यूएस और यूरोप में अगर इस तरह का नेग्लिजेंस होता तो क्या सिर्फ एफआईआर से काम होता? तो इस तमाम सवाल उठते हैं और हमारी व्यवस्था पर, हमारे सिस्टम पर, हमारे कानून पर भी सवाल उठते हैं। चलिए उन्हीं सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि दोबारा इस तरह के नेग्लिजेंस ना हो, इस तरह की लापरवाही किसी कंपनी की तरफ से ना किया जाए। इसलिए इस तरह के ठोस कानून बने कि ताकि दोबारा कोई भी इस तरह के काम करने से पहले कई बार सोचे। हालांकि हम उससे अभी काफ़ी दूर है। चलिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर अतीक अहमद है, न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं सैफी अस्पताल में। डॉक्टर वाईके गुप्ता हैं, पूर्व हेड ऑफ फार्माकोलॉजी एम्स दिल्ली से। आर्यन हैं जन स्वास्थ्य सहायता अभियान से। और डॉक्टर एसके काबरा है, बाल रोग विशेषज्ञ है, वरिष्ठ डॉक्टर है अपोलो हॉस्पिटल से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों ने वक्त निकाला और एक अहम और सेंसिटिव मुद्दे के लिए आप लोगों ने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाईके गुप्ता सर, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। सर, भारत में दवा निर्माण की मॉनिटरिंग में इतनी ढिलाई क्यों है? क्या लगता है, क्योंकि आपके पास लंबा अनुभव है, आप जानते हैं क्यों इतनी ढिलाई है? क्या कोई नेक्सस है या कुछ मजबूत ऐसे डीप हैंड्स, डीप पॉकेट्स वाले लोग हैं जो लापरवाही करने के बाद भी पकड़ में नहीं आते? यार हमारी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है, क्या दिक्कत होती है सर? नहीं, मैं आपकी बात से थोड़ा कम सहमत हूं, क्योंकि हमारे देश में कानून तो बहुत स्ट्रांग है और ये बड़ा ही एक बड़ा सिस्टेमेटिक रूल है कि आपको हर प्रोडक्शन वाले को जीएमपी, रिवाइज्ड जीएमपी फॉलो करना है, रिवाइज्ड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। लेकिन अगर इसमें किसी ने भी एक्सीडेंटल या उसने कोताही बरती है जीएमपी में, तो उसको सजा जरूर कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। ये हमारे हिसाब से आई विल कॉल इट एज ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस, मस्ट नॉट बी टॉलरेटेड। तो ये हमारे पास प्रावधान है। और जहां जहां छोटे छोटे या इस तरह के भी लोग, इस तरह की बात जो होती है, तो उस पे हम जब तक हम कड़ी कार्रवाई करेंगे तभी इस तरह के लोग सुधरेंगे। ये बड़ा जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट हैज टू बी स्ट्रांग। ओके, लेकिन सर अपने यहाँ कानून में इस तरह की व्यवस्था अब तक तो नहीं दिखी है कि इस तरह के स्ट्रांग फैसले लिए जाए। 23 बच्चों की जान जाना ये हंसी खेल की बात नहीं है सर, इतना बड़ा सीरियस नेग्लिजेंस का मामला है। उसके बाद भी अगर कुछ ठोस कदम इसके उनके खिलाफ नहीं उठाए जाते हैं तो इस पर तो सवाल उठते ही हैं। चलिए हमारे साथ डॉक्टर काबरा भी हैं, एसके काबरा है, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं अपोलो हॉस्पिटल से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपने वक्त निकाला है। सर मैं आपसे भी पहला सवाल यही करूंगा कि इस तरह के नेग्लिजेंस क्यों होते हैं?
क्यों इस तरह की दिक्कतें बार बार होती है? कई दवाओं में इस तरह के मामले आए हैं और 48% तक डीईजी जैसी घातक मिलावट टेस्टिंग में कैसे नहीं पकड़ी गई सर? देखिए, जो कफ सिरप है वो आम तौर पे बहुत यूज होते हैं स्पेशली बच्चों में। हम्म। और उससे जैसे आप बोल रहे हैं ना कफ सिरप घातक है और है, वो आम तौर पे नहीं होता है। यदि उसके बाद कोई मोर्टेलिटी हो रही है, मौत हो रही है, इसका मतलब कफ सिरप में और कोई प्रॉब्लम है, कोई और चीज उसमें मिलावट हुई है, ना कि कफ सिरप के कंटेंट के कारण से हुई है। और ये आप मान के चलिए कि जो भी सिरप्स है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बताया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव होके और फिर मार्केट में आते हैं। तो ये निश्चित तौर पे इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि खाली ये दवा के कारण से दिक्कत हुआ है। वी हैव टू फाइंड सम रीजन फॉर कि ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब कोई और कारण है। और जैसे एक आपने बताया कि देयर इज सम इंडिकेशन कि इसमें डीईजी मिला हुआ होगा। तो आमतौर पे कफ सिरप में डीईजी नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक सॉल्वेंट है। और उसमें ये होता है कि सबसे ज्यादा ये यूज होता है या मिसयूज होता है, वो होता है पैरासीटामोल के सिरप में। तो हमें ये देखना होगा कि क्या अन्य सिरप उसमें रिस्पॉन्सिबल थे मोर्टेलिटी के लिए, ना कि कफ सिरप। अब रहा बात की इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम, कि इसकी क्वालिटी कंट्रोल कैसे चेक करें। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पहले क्लियर कर दिया कि आप ये मार्केट कर सकते हैं। उसके बाद ये ओनस आता है जो मैन्युफैक्चर करके मार्केट में भेजता है। तो उन्होंने क्या इसको चेक करवाया है? निश्चित तौर पे चेक करवा के ही भेजा होगा। तो वहां वो गड़बड़ है कि उन्होंने किस तरीके से चेक करके सर्टिफिकेट लिया और इसको मार्केट में कर दिया। आगे ये नहीं हो, इसके लिए ये देखना होगा कि अब इसको इम्प्लीमेंटेशन, जितने रूल्स है उनको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे और ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा देंगे, तो कोई भी ऐसा करने से पहले सोचेगा। लेकिन मेरा यही मानना है कि ये खाली कप सिरप से कुछ लेना देना नहीं है। इसमें या तो कोई कंटामिनेशन है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ दिस टाइम ये होता है पैरासीटामोल में डीईजी मिलाने के कारण से। और डीजी के बारे में बता दूं, जिसे हम डाइथिलीन ग्लाइकोल भी कहते हैं, ये इसका इस्तेमाल पॉलिएस्टर रेजिन, पॉलीरेथेन और प्लास्टिकाइजर बनाने के लिए भी कच्चे माल के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल हुआ है कफ सिरप बनाने में। इसे एंटीफ्रीज मिश्रणों में, ब्रेक फ्लूइड और सीमेंट इंडस्ट्री में भी पीसने वाले सहायक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे केमिकल का इस्तेमाल कफ सिरप में हुआ है। ये डॉक्टर वाईके गुप्ता, क्या कह सकते हैं ये सिस्टम की नाकामी है या सिर्फ इस कंपनी की लापरवाही है? देखिए, हम ये कहेंगे कि जिस जिस कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल या इथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है उसकी बहुत ही ज्यादा लापरवाही है, क्योंकि ये जीएमपी में बड़ा साफ साफ गाइडेंस है कि जब आपके पास रॉ मटेरियल आए उस समय टेस्ट हो, जब प्रोडक्ट बने उस समय जो हाई रिस्क कंटामिनेंट्स हैं उसके लिए खास तौर से ये हिदायत दी गई है, उस समय टेस्ट हो, उसके बैचेस का टेस्ट हो। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कफ सिरप के अलावा ये पैरासिटामोल की सिरप में भी इथिलीन ग्लाइकॉल या डाइथिलीन ग्लाइकॉल की कंटामिनेशन हो सकती है। ये एडल्ट्रेंट भी होता है, कई बार इसको बदमाशी की वजह से, सस्ता होने की वजह से लोग मिला भी देते हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत है, मर्डरस है, तो उसको तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इवन नेग्लिजेंस में अगर इसमें थोड़ा भी आता है, 2%, 1% से भी ज्यादा हो जाता है, देन दिस कैन बी डेंजरस, क्योंकि ये इथिलीन ग्लाइकॉल और डाइथिलीन ग्लाइकॉल बॉडी के अंदर जाने के बाद में टॉक्सिक कंपाउंड में बदल जाता है, जिसको ग्लाइकोलिक एसिड कहते हैं और ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। ये एसिडिक हो जाता है और पूरी बॉडी में सबसे पहले किडनी, फिर लिवर, फिर ब्रेन, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस इरिवर्सिबल हो जाती है। और इसके लिए न हो, इसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, टू फॉलो रिजिडली, वेरी स्ट्रिक्टली गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। और जो नहीं फॉलो करता उसकी दुकान को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और आगे तक भी बंद रहना चाहिए। सजा ऐसी होनी चाहिए कि उसको दोबारा
ऐसी नेग्लिजेंस करने की हिम्मत ना हो। सही बात है कि स्ट्रॉन्ग मैसेज देना बहुत जरूरी है, वो अपने यहाँ कमी है। कानून की कमजोरी का फायदा उठाते हैं, एफआईआर होती है, कुछ जुर्माना होगा, पेनाल्टी होगी, कुछ सालों में लोग भूल जाएंगे और फिर उनका धंधा, उनका काम इसी तरह से शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, डॉक्टर काबरा आप एक बार समझा दीजिए कि बच्चों पर डाइथिलीन ग्लाइकॉल का असर कैसे होता है। जी, देखिए ऐसा है कि लोग क्यों यूज़ करते हैं इसको, जैसे सर ने बताया कि ये सस्ता होता है और जो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल जो सॉल्वेंट यूज़ करना चाहिए, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आराम से मिक्सिबल नहीं होते हैं, उनको सॉल्वेंट की ज़रूरी पड़ती है, इसलिए ये मिस्चीवियस एजेंट्स जो होते हैं, वो इसमें मिला देते हैं। और जिससे मेनली ये पैरासिटामोल में सबसे ज़्यादा समस्या होती है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो जब बच्चा इसको पीता है और इसकी सिग्निफिकेंट अमाउंट अंदर चला जाता है, तो उससे जैसे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो पहले उल्टियाँ होती है, फिर उसके बाद उसपे उसके किडनी के ऊपर असर होता है, लिवर के ऊपर असर होता है और उसके बाद में उसके दिमाग पे असर होता है। तो जैसे हम लोग इसको बोलते हैं रीनल फेल्योर एंड एन्सेफेलोपैथी। जो अ, एक्सट्रीम केसेस होते हैं, उसमें मेनली रीनल फेल्योर और एन्सेफेलोपैथी से तकलीफ होती है, वोमिटिंग वगैरह जल्दी ठीक हो जाती है। अब ये है कि ये दवा तो बहुत समय से मिल रही है और काफ़ी सारे बच्चों ने ली भी होगी। कुछ बच्चे अस्पताल में आए हैं, कुछ नहीं आए हैं, तो जो मामूली तकलीफ वाले होंगे वो नहीं आएँगे। और इसकी फेटल डोज़ होती है, जो 14% इथाइलिन ग्लाइकोल की यदि 1 मिलीलीटर पर किलो, 1 मिलीलीटर प्रति किलो से ज़्यादा किसी ने पी लिया, तो उससे तकलीफ होती है। जैसे आपने बताया कि एक कंपनी के इसमें डाइथाइल ग्लाइकोल पाया गया 47%, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में है और कोई बच्चा 10 किलो का है, तो उसके लिए 1 चम्मच जो दवा पिएगा, तो उसको ये तकलीफ हो जाती है। आज के दिन क्योंकि ये ऑलरेडी जैसे ही इसने पिया और उसके बाद में बच्चे की किडनी फेल हो गई और हो गई, तो इसके लिए ऐसी कोई एंटीडोट नहीं है, जो कि हम उसको न्यूट्रलाइज़ कर दें और बच्चा ठीक हो जाए। हमारा जो उद्देश्य होता है ट्रीटमेंट का, वो यही होता है कि हम उसका सपोर्टिव केयर करें। जैसे किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ठीक करते हैं, जैसे एसिडोसिस हो गया तो उसको ठीक करते हैं। यदि दिमाग के ऊपर असर है तो उसको वेंटिलेटर पे लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1998 में हम लोगों ने एम्स में 11 बच्चे ऐसे देखे थे जो एक ही जगह से गुड़गाँव के आस-पास से आ रहे थे और वो पैरासिटामोल सिरप भी पी रहे थे, कुछ कफ सिरप भी पी रहे थे, कुछ डायरिया की ड्रग्स भी खा रहे थे और क्योंकि ये एक ही जगह से आ रहे थे, उनको रीनल फेल्योर हो रहा था और एन्सेफेलोपैथी हो रही थी, तो हम लोगों ने जब टेस्ट किया तो उसमें यही पाया गया कि उनके पैरासिटामोल में डाइथाइलिन ग्लाइकोल मिला हुआ था और उसके कारण से दिक्कत हुई और जैसे उसमें हमारे खाली 3 बच्चे बचा पाए हम, 8 बच्चों को तकलीफ हुई, वो हम लोग नहीं बचा पाए। तो ये काफ़ी सीरियस होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया जो मामूली तकलीफ होगी वो 1 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। मामूली तकलीफ हो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा है और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आप जैसा कह रहे हैं कि इसके लिए एंटीडोट भी नहीं है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कोई उपाय नहीं है डॉक्टर्स के पास। तो डॉक्टर अतीक अहमद भी हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा, अगर डीईजी के इस्तेमाल की हम बात कर रहे हैं जो काफ़ी घातक साबित हुई है कफ सिरप की वजह से, और इस तरह के सिरप से बच्चों के शरीर में कौन से शुरुआती लक्षण दिखते हैं सर? So actually, diethylene glycol is like a toxic substance for the pediatric population, mainly in children. Okay. Especially for every age, it is like a toxic only. It's like a freezer or lubricant. So इनके diethylene glycol की वजह से mainly brain पर इफेक्ट आता है, किडनी में भी इसकी इंजरी होती है, जैसे कि acute tubular necrosis नाम का एक किडनी में इंजरी होती है उस वजह से। सो मेनली ये डाइथिलीन ग्लाइकोल का अगर डोज एक टॉक्सिक लेवल के ऊपर चला जाता है, तो ये किडनी को नुकसान करता है। किडनी में नुकसान होगा तो किडनी का जो किडनी फेलियर का जो रेट है बच्चों में स्पेशली, वो बहुत ज्यादा रहता है। विथिन 24 आवर में उनका वो क्रिएट वगैरह किडनी फेलियर के जो लक्षण है वो आने लगते हैं। यूरिन आउटपुट कम होने लगता है। यूरिन में जो क्रिएट की जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो किडनी क्लियर करते हैं, वो सब टॉक्सिक सब्सटेंस भी बढ़ने लगते हैं ब्लड में। और दूसरे कई लक्षण हैं, जैसे कि
थोड़ा सा बच्चे को एक्सेसिव स्लीपीनेस, डिजीनेस, जैसे कि ज्यादा सोएंगे बच्चे। दूसरी चीज है कि थोड़ा सा इसका हर जगह हर सिस्टम में थोड़ा थोड़ा असर आता है। ज्यादा असर इसका डाइथिलीन ग्लाइकोल का किडनी पर आता है, और किडनी में एक बार जो नुकसान हो गया, जिसे बोलते हैं ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, अगर वो नुकसान हो गया तो किडनी में फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और मोर्टेलिटी भी जो हो रही है वो किडनी फेलियर के कारण ही है। बिल्कुल सही बात है, वो किडनी फेलियर की वजह से ही जितनी भी खबरें आ रही है उसी तरह की खबरें भी आ रही हैं। डॉक्टर अतीक अहमद, आपसे एक और सवाल ये होगा कि क्या पेरेंट्स को अब किसी भी कफ सिरप से सावधान रहना चाहिए या सिर्फ जी 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 सर, आइडियली सर हर कफ सिरप किसी लेस देन 2 इयर्स, अगर पीडियाट्रिक जो भी बच्चे की उम्र है लेस देन 2 इयर्स है, तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आप सलाइन वाश दे सकते हैं, वेट एंड वाच। मोस्ट ऑफ द वायरल इन्फेक्शन जो कफ कोल्ड करते हैं, दे विल टाइम लिमिटेड 3-4 डेज, मोस्टली 1 वीक में वो सबसाइड हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। कफ सिरप का जरूरत ही नहीं लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उनको काउंसलिंग जरूरी है पेरेंट्स को, कि उनको बताना है कि ये सब चीजें कुछ टाइम के लिए है, ये चीजें सबसाइड हो जाएंगी, टाइम लिमिटेड रहती है। आप सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट रखिए, बच्चे के हाइड्रेशन का ख्याल रखिए। दूसरी बात है, अगर सर्दी है तो सलाइन ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स हनी यूज कर सकते हैं, अगर हनी इज वेरी सेफ इवन इन द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, बच्चों में। और 2 साल में ये सब मेडिसिन, जितने ही मेडिसिन है कफ कोल्ड के, डेक्स्ट्रोमेथर्फेन, इवन इटाली और नीदरलैंड में भी डेक्स्ट्रोमेथर्फेन की वजह से भी मोर्टेलिटी हुई है। उन्होंने तो बैन कर दिया लेस देन 2 इयर्स में। We can't use that medicine. तो यानी यहाँ पर Even the पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत है और साथ ही पूरा सिस्टम भी ओवरहॉल करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की दिक्कतें दोबारा ना हो, और पेरेंट्स को जागरूक करना बहुत जरूरी है इस मामले में। लेकिन और क्या क्या उपाय है कफ सिरप लेने की बजाय, जैसा डॉक्टर अतीक अहमद कह रहे थे, बाकी डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि और क्या क्या घरेलू उपचार के जरिए भी आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं। छोटे मोटे कफ में अगर कफ सिरप की बजाय और क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग, किलर कफ सिरप पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसी पर डॉक्टर एसके कावरा से एक और सवाल लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये सवाल कि बच्चों में खांसी के घरेलू और सुरक्षित इलाज क्या हो सकते हैं, और दूसरा एक और सवाल मैं यहाँ पे क्लब करना चाहूँगा कि क्या हर खांसी में सिरप की ज़रूरत होती है क्या? देखिए, जो खांसी का कारण है, कोई भी सांस के रास्ते का, नाक से लेके छाती में एल्वियोलाई तक, रेस्पिरेटरी पैसेज पूरा, उनमें सब में खांसी होती है। तो उसके कई कारण होंगे, और हर चीज में कफ सिरप की आवश्यकता नहीं होती है। जो आम कारण है वो है कि वायरल इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो। ये 2 कारण से सबसे आम बात होती है कि जिससे खांसी होती है। वायरल इन्फेक्शन है, ये आमतौर पे 5 से 7 दिन ठीक हो जाता है, लेकिन उस स्थिति में बच्चे को बार-बार खांसी होती रहती है। कई बार नाक में पानी आने के कारण से होती है, कई बार नाक में सिक्रीशंस इकट्ठे हो गए इसके कारण से। तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं। यदि बच्चे को ये वायरल इन्फेक्शन के बाद में खांसी चल रही है, वो 3 से 5 दिन में ठीक हो जाती है। उस दौरान हम उसको आराम करने के लिए कि घरेलू नुस्खे जो होते हैं, जैसे डॉक्टर अतीक ने भी बताया, शहद, तुलसी, अदरक, ये तीनों चीजें, जिससे उसके गले में जो इरिटेशन हो रहा है वो ठीक हो जाए। तो ये हम बार बार दें, थोड़ा गुनगुना करके पानी दें। ये हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हर घर में ये चलता है कि गुनगुना पानी बार बार पिलाएं, थोड़ा बच्चा बड़ा होता है। छोटा बच्चा है तो इसको शहद, तुलसी और अदरक का जूस निकाल के फिर दें, और पानी का और का ख्याल रखें। दूसरी होती है, क्या ये एलर्जी के कारण से है, तो उसको एंटी एलर्जिक ड्रग्स देते हैं, ना कि कफ सप्रेसेंट और कफ सिरप देते हैं। तीसरा होता है, ये एस्थमा के कारण से, थोड़े बड़े होते हैं तो एस्थमा के कारण से उसका एस्थमा का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अतः ये पहला काम है कि हम कारण देखें और उसके हिसाब से उसको इलाज करें। बिल्कुल सही बात लेकिन है। सब में कफ सिरप नहीं आता है। और जैसे मैं बच्चों का सांस का विशेषज्ञ हूँ, तो मैं सबको हर बार यही कहता हूँ कि कफ सप्रेस करने का आवश्यकता नहीं है। इसका कारण क्या है कि यदि जो खांसी है, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, उससे हमारे
श्वास की नली में या विंड पाइप में जो सिक्रीशंस इकट्ठे हो जाते हैं वो बच्चा खांस के बाहर निकालता है। बिल्कुल। यदि मैं उसको सप्रेस कर दूंगा तो क्या होगा, वो सारे सिक्रीशंस अंदर इकट्ठे होंगे। अंदर इकट्ठे होंगे तो थोड़े दिन बाद में उसको इन्फेक्शन, दूसरा बैक्टीरियल निमोनिया और हो जाएगा। तो अब सप्रेस करने से हम बच्चे को नुकसान ज्यादा कर रहे हैं फायदे की बजाय। ये है कि पेरेंट्स तो बहुत परेशान होते हैं। तो जैसे डॉक्टर अतीक ने भी बताया, हमें पेरेंट्स से बात करके ये विचार यदि उनको समझा देते हैं कि खांसी को रोकने से नुकसान अधिक होगा, क्योंकि उसका बलगम बाहर नहीं निकलेगा, अंदर जाम हो जाएगा, तो वो और दूसरी तकलीफें करेगा, निमोनिया करेगा। और ये 3 से 5-7 दिन की बात है, आराम से ठीक हो जाएगा। गले के अंदर इरिटेशन है, उसको ठीक करने के लिए ये दवाइयाँ दीजिए, जैसे तुलसी, शहद, जिंजर, इनका बना के दीजिए। हमारे कुछ एरिया में ये काली मिर्च, ये दूसरी चीजें होती है, लौंग, काली मिर्च और दूसरी चीजें हैं, वो केरला में ज्यादा यूज होती है। वहीं आप कश्मीर में देखते हैं तो वहाँ दूसरा काढ़ा बना के पिलाया जाता है। अतः हर जगह अपनी अपनी घरेलू उपचार है और उससे ठीक हो जाते हैं। अलग अलग जगहों के लोकेलिटी के हिसाब से, आपके क्लाइमेट के हिसाब से भी बहुत सारे घरेलू उपचार है। तो शुरुआती उपचार वो भी दे सकते हैं और कोशिश कीजिए कि दवा से उसे दबाएं नहीं, उसे कफ बाहर भी आना चाहिए, नहीं तो बाकी दूसरी और तकलीफों में ये कन्वर्ट होने का भी डर रहता है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। अब डॉक्टर गुप्ता, आपके पास मैं आ रहा हूँ। एक चीज़ यह है, क्या छोटे लेवल की कंपनियों पर क्वालिटी ऑडिट हमारे देश में क्या कमज़ोर है, क्या इस तरह की दिक्कत है? क्योंकि छोटे जगहों पे इस तरह की समस्याएं, इस तरह के कंप्लेंट्स, इस तरह की शिकायतें बहुत ज्यादा आती हैं सर। देखिए, देश में 10,000, 8,000 से लेके 10,000 तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि स्टेट ड्रग कंट्रोलर के अंडर में आती हैं, और इनको तभी लाइसेंस मिलता है जब इंस्पेक्शन करने के बाद में ये पाया जाता है कि ये जीएमपी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि जीएमपी इंस्पेक्शन बड़ा रिजिड हो और कई बार हो, और खास तौर से इनकी इन्वेंटरी कंट्रोल जो होती है कि कहाँ से रॉ मटेरियल आया, कहाँ टेस्ट हुआ, फिर इनका प्रोडक्ट कब टेस्ट हुआ, ये सब के सर्टिफिकेशन, ये एनालिसिस की रिपोर्ट हो और वो वायज रिपोर्ट हो। मैं इस संदर्भ में 2 चीजें कहना चाहूंगा कि ये गलत दवाई बाजार में आना एक अपराध है, वो अलग चीज है, और दवाई को न देना, कम देना, ये रैशनल यूज ऑफ ड्रग में आता है, ये अलग चीज है। इन दोनों को हम ये नहीं कह सकते कि आप दवाई देना बंद कर दो, या वो एक अलग है, वो शिक्षा अलग है, लेकिन हम इसको नहीं नकार सकते कि ये जो हमारी दवाई जिसमें एडल्ट्रेशन आया, वो तो सबसे बड़ी कमजोरी है, उसको तो हमको रोकना ही रोकना है हर हालत में। और मेडिकल एजुकेशन, ट्रीटमेंट, जैसे डॉक्टर काबर ने बताया, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक एजुकेशन, डॉक्टर्स की एजुकेशन की जरूरत है कि वायरल है तो आप क्यों कफ सिरप दे रहे हो। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि कफ सिरप अगर अवेलेबल है तो उसमें एडल्ट्रेंट, रिस्की एडल्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। साथ आर्यन जी भी है जन स्वास्थ्य अभियान से। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मेरा सवाल सिर्फ यही होगा कि जो ये कफ सिरप का जो मामला सामने आया है जिसमें 23 बच्चों की मौत हो गई है, उसमें एक कंपनी की लापरवाही आप समझते हैं या पूरे सिस्टम की भी नाकामी या फेलियर आप कह सकते हैं? और भारत में दवा रेगुलेशन राज्यों के स्तर पर इतना कमजोर क्यों है सर? ओके, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल से सभी को नमस्कार करना चाहूंगा। नमस्कार इस सर। तरह की जो घटना आई हुई है, ये काफी एक दर्दनाक घटना है, जो काफी स्टेट को, जितने भी हमारे बच्चे, हमारे देश की बच्चे के साथ इस तरह की घटना हुई है, वो काफी दर्दनाक घटना है जो हमारे देश को झकझोर के दिए है। तो इस तरह की घटना में जितने भी सम्मिलित है, जितने भी हमारे कंपनी के अथॉरिटी या जितने भी पदाधिकारी या ऑफिसर रैंक के जितने भी इसमें सम्मिलित होंगे, सभी के ऊपर एक एक करके बड़े स्तर से जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, ताकि यह पता चल पाए कि आखिर इसमें किस तरह से दिक्कत आई है, कहाँ से इस तरह की दवाई उपलब्ध कराई गई
और इस तरह की जो सामने घटना आई है, ताकि आने वाले समय में किसी भी कंपनी की अथॉरिटी इस टाइप से कोई भी दवाई को बिना जांच पड़ताल किए हुए आगे फॉरवर्ड करने का काम नहीं करे। ये हमारे देश के लिए काफी दर्दनाक घटना साबित हुआ है। इसको लेके एक मैं सभी रेगुलेटरी कंपनी फ्रेमवर्क को बहुत जरूरी है और सख्त नियम जरूरी है, ताकि इस पर ऐसे नेग्लिजेंस पर पाबंदियां लग सके और आगे से इस तरह के कदम ना उठाया जा सके। लेकिन इस शो को खत्म करने से पहले हमारे जितने भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों का मामला है, दवाई का मामला है, आपकी इलाज का मामला है, तो ये 3 सवाल जिसके साथ मैं छोड़ के जाता हूं कि क्या दवा अगर जहर बन जाए तो भरोसे का क्या होगा। अब सवाल सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, पूरे सिस्टम का है। कब तक बच्चों की जिंदगी दवा कंपनियों की लालच की कीमत चुकाती रहेगी? ये सवाल है, आप जरूर इस पर विचार करें और अपने सिस्टम में जो कुछ चल रहा है उस पर भी विचार करें। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपने कीमती समय से हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला, उन्हें गाइड किया, जागरूक किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।